यहां से रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखा है प्रोटीन, जैसा कि पहले से ही पता है कि क्या है, हेट्रोपॉलीमर कहो, होमोपॉलीमर दो, हेट्रोपॉलीमर दो कैटेगरी हैं, ये हेट्रो में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग, ये अलग मामला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछोगे तो आपको इस सिस्टम में बताएगा, और ऑर्गेनिक वाले टीचर से पूछोगे तो 2 डायमेंशनल बचाएगा। ठीक है, अगर फिजिक्स वाले के पास चले गए तो फिर आपको क्या बताएगा, 3 डायमेंशनल बताएगा। अगर बायोलॉजी में चले आए तो कितने लेवल पर। तो ये तो इतनी कहानी फर्जी लिखी है। ये मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, तो फिजिक्स अलग बताएगा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, फिजिक्स अलग है, और बायोलॉजी अलग है। ये थोड़े एग्जाम में आएगा, एग्जाम में यहां शुरू होगा। किसी भी प्रोटीन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक है सेकेंडरी। फिर कुछ में टर्सरी बनता है और कुछ में क्वाटरनरी बनता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अंतर आप याद रखिएगा। तो यहां से शुरू करते हैं। तो ये देखो लिखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो क्या है। जब कभी हम क्या बता सकें, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता सके, और हम ये बता सके पोजिशनल इंफॉर्मेशन कि कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पर है, मतलब पहला कौन है, दूसरा कौन है, पांचवा कौन है, 10वां कौन है, तो हम क्या कहेंगे। तो तब हम ऐसे कह सकते हैं ये पहला अमीनो एसिड, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा। जब सीधी चेन होगी तभी तो बता पाएंगे। तो जब बिल्कुल सीधी चेन होगी तभी हम ये लाइन की तरीके से होगी, तभी हम ये बता पाएंगे। तो हिंदी में सुने, जब कभी किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस आप बता सको, उनकी पोजीशन बता सको, तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी। प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन, तो फिर लेफ्ट एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखिएगा, पहले अमीनो एसिड। और जो राइट एंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो किसको, लास्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या कहोगे, एन टर्मिनल। इधर ध्यान से देखिए, ये चेन होगी, इधर की तरफ फ्री क्या होगा, और इधर की तरफ फ्री क्या होगा। इसी नाते इसको हम क्या कहेंगे, एन टर्मिनल, और इसको क्या कहेंगे। तो जो पहला अमीनो एसिड होगा उसको क्या कहोगे, और जो लास्ट अमीनो एसिड उसको क्या कहोगे, सी टर्मिनल। प्रोटीन थ्रेड बहुत देर नहीं रहेगा एज ए रॉड, सीधी लाइन नहीं रहेगा, जल्दी ही फोल्ड होगा। क्या, थ्रेड फोल्ड हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जैसे ही फोल्ड होगा वैसे प्राइमरी नहीं बचेगा, अब या तो सेकेंडरी हो जाएगा या तो टर्सरी हो जाएगा। फोल्डिंग पर तय होगा कि कितनी फोल्डिंग हुई है। तो अगर 2 डायमेंशनल फोल्डिंग हुई होगी तो सेकेंडरी, और अगर 3D फोल्डिंग हो गई तो टर्सरी। तो फोल्ड हो जाएगा किस फॉर्म में, या तो हेलिक्स के फॉर्म में, लेकिन केवल कुछ ही हिस्सा क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। और हेलिक्स यहाँ कौन से होंगे, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन किए हैं, किस फॉर्म में, हेलिक्स, लेकिन कुछ ही हिस्सा होगा हेलिक्स। कौन सा हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स। तो बाकी जगह क्या होगा, तो अदर फॉर्म आएंगे। तो अदर फॉर्म यहां दिए, देखो अदर फॉर्म ये है, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे, अगर सीधी रॉड के फॉर्म में है तो प्राइमरी, अगर हेलिक्स के फॉर्म में, प्लेट के फॉर्म में, सेकेंडरी। कहोगे इसको क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन कह रहा लंबी सी प्रोटीन चेन है, ये और ज्यादा फोल्ड हो जाएगी। अगर और ज्यादा फोल्ड हो जाएगी अपने ही ऊपर, जैसे ऊन का गोला होता है, तो हम क्या कहेंगे, तो कौन सा व्यू आएगा, कौन सा व्यू आएगा, टर्सरी। ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आया है कई बार, ये वाला, कौन सा स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है, तो आंसर क्या देंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर।
अच्छा इधर देखो, ये सीधी थी चेन, कौन सा स्ट्रक्चर, फिर ऐसे ऐसे हेलिक्स हो गया, फिर ऐसे ऐसे प्लेट बन गया। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर से देख लेते हैं। ये क्या है, प्राइमरी, ये प्लेट बनाया, सेकेंडरी, ये हेलिक्स बनाया। अब देखो कैसे कैसे, यहां तक तो सेकेंडरी है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगे तो ये क्या है, टर्सरी। फिर देखो, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ये है और एक ये है। कई छोटी छोटी प्रोटीन मिलकर एक बड़ी प्रोटीन बना लें, तब क्या कहोगे, क्वाटरनरी। तो जो काम की बात है, जब हमको ये मिले, असेंबली का मतलब इकट्ठा होना, असेंबली ऑफ मोर देन, किस मैनर में, तो मैनर से कोई मतलब नहीं है, बस अंततः अगर असेंबली मिल जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाटरनरी। जैसे एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या है, क्वाटरनरी। कितनी प्रोटीन है, 4, तो 2 क्या है, अल्फा और 2 क्या है, बीटा। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन ही नहीं, एक एग्जाम्पल यहां बढ़ा लीजिए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी किसका एग्जाम्पल है, क्वाटरनरी का है। तो आराम से, अगर कोई प्रोटीन बिल्कुल सीधी है तो प्राइमरी, फोल्ड है तो या तो सेकेंडरी या तो टर्सरी। कैसा, अगर हेलिक्स है तो, प्लेट है तो, और अगर 3D व्यू बन गया तब टर्सरी, और अगर असेंबली ऑफ ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड है तो क्वाटरनरी। ये बताओ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सी जरूरी है, कौन सी, टर्सरी। एंजाइम, इस चैप्टर का डिवीजन आप समझ लो, सिस्टम बना हुआ कैसे। एक शुरुआत से क्वेश्चन आता है जहां अमीनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह दिए हुए हैं। एक बीच से क्वेश्चन आता है जो अभी तक पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन यहां शुरू होता है। मिनिमम एक क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन किससे आएंगे, एंजाइम से। कम से कम 1 या 2 सवाल कहां से आने हैं, एंजाइम से। एंजाइम कह रहा है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरीके से काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम। हम एंजाइम को एक लाइन डायग्राम की मान सकते हैं, अगर हम क्या माने, भाई प्रोटीन मानोगे तो लाइन मानोगे, तभी हमको क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन एंजाइम में जो प्रोटीन होगी वो कैसी हो सकती है, या कैसी हो सकती है। और जब हम टर्सरी देखेंगे तो वहां बहुत सारे फोल्ड होंगे, बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड देखेंगे तो मिलेगा क्या, तो जब क्रिस क्रॉस पैटर्न में फोल्ड करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ऐसे 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 आप फोल्ड करोगे तो ऐसे ऐसे फोल्ड करने में ये स्ट्रक्चर देखो मिल गया हमको यहाँ। इसको हम कहते हैं क्रीवाइसेज, या क्या कहते हैं, पॉकेट। ऐसी ही एक पॉकेट किसका काम करेगी, किसका, एक्टिव साइट। तो पलट देते हैं, एक्टिव साइट अगर एंजाइम में है तो बताओ प्रोटीन कौन सी है, तो कहेंगे टर्सरी है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ये पॉकेट है या क्रीवाइसेज है, जहां क्या फिट होगा। 10 एंजाइम जिसमें एक्टिव साइट होंगे वो रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, क्या, हाई रेट। अब यहां से कहानी शुरू हो गई। एंजाइम अलग है किससे, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। एंजाइम अलग है किससे, इनऑर्गेनिक। कैसे, देखो जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं वो कहाँ काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, और कहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जो एंजाइम हैं वो नहीं काम करेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, कहाँ, हाई टेम्परेचर। किसके ऊपर, वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कुछ एंजाइम आइसोलेट किए गए ऑर्गेनिज्म से जो कहाँ रह सकते थे, जैसे जैसे इसका मतलब है कि उनके एंजाइम कैसे होंगे और रिटेन क्या, कहां पर, हाई पावर, कितने तक। ऐसे एंजाइम को क्या कहोगे, थर्मोस्टेबल एंजाइम, मतलब
थर्मल स्टेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगी किन ऑर्गेनिज्म की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। सामान्यतः इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर पर काम करते हैं, लेकिन जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। एक्सेप्शन ये है कि दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रह लेते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है, इसका मतलब ही ये है कि उनके एंजाइम कैसे होंगे, थर्मो स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी वाले एंजाइम कहाँ मिलेंगे, तो आंसर क्या दोगे, थर्मोफिलिक। जनरल कहानी दी है, कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में सब पूछ रहा है। तो कह रहा कोई ना कोई प्रोसेस होती है जिसमें बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड बनता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी क्या होता है केमिकल। कोई सवाल यहाँ खास नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन किए तो ये कैसी रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक। यहाँ शुरू हुआ हाइड्रोलिसिस करो किसकी, किसमें, ये क्या है ऑर्गेनिक। फिर यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है। रेट चाहे किसका हो, चाहे किसका हो, किस पर रिफर करता है, दिखा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म पर यूनिट टाइम, रेट इक्वल टू dP अपॉन dt। अभी कोई सवाल नहीं है, सवाल जहां मिलेगा बताएंगे। रेट जनरल बात है, रेट क्या है तो पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये काम की बात यहां शुरू होती है। ये बताओ रेट किस पर डिपेंड होता है, तो यहां शुरू होता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर का नियम है कौन सा, रूल ऑफ थंब। क्या कहता है, कहता है रेट या तो क्या कर लोगे, या तो क्या कर लोगे, हाफ। कब कब, तो ये लाइन आपके काम की है। पहला सवाल, रेट किससे प्रभावित होता है, तो कहोगे टेम्परेचर। कैसे प्रभावित होता है, तो कहोगे अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो या तो रेट डबल हो जाएगी या तो हाफ हो जाएगी। कितना चेंज पर, 10 डिग्री पर। फिर देखो कह रहा है जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें एंजाइम लगा होता है उसका रेट हमेशा क्या होता है, किसकी तुलना में, तो जब हम एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो रेट बहुत ज्यादा मिलता है। ये रिएक्शन दी है, रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन नहीं याद रखना, काम की बात इसके बाद दी है। क्या कह रहा, यही रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो होगी। कितना, केवल 200 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, कितनी देर में, कब कब, एब्सेंस। ये डाटा का सवाल है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम में कितने मॉलिक्यूल बनाओगे, 200 1 घंटे में। लेकिन जब एंजाइम आ गया कौन सा, कौन सा, कार्बोनिक एंजाइम, तो देखो रेट क्या हो गया है, 6 लाख मॉलिक्यूल भी कितनी देर में है, कितनी देर में, तो घंटे में कितने होंगे, तो घंटे में बहुत निकलेंगे ना। तो कह रहा है कि रेट लगभग लगभग कितने, कितने मिलियन, 10 मिलियन टाइम। कह रहा है इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। फिर ये इस पैराग्राफ में कोई विशेष सवाल नहीं है, केवल एक लाइन इसमें है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही एंजाइम से नहीं बदलता है, एंजाइम के कुछ और भी असर होते हैं। असर सुनिए, असर ये होता है कि आप एंजाइम बदल के प्रोडक्ट बदल सकते हो। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, पायरुविक एसिड के बाद चेन बदल जाएगी। अगर आप एंजाइम लगा दोगे क्या, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो कहाँ चले जाओगे, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लगा दोगे तो कहाँ चले जाओगे, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करोगे या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करोगे। और अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया तो लिंक रिएक्शन में चले जाओगे, तो क्रेब साइकिल शुरू हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एंजाइम बदलिए तो क्या बदल सकता है, प्रोडक्ट बदल सकता है। वो इस पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन कोई बहुत मतलब नहीं है, यहाँ कोई काम का सवाल है नहीं आपके। ये काम की बात है। ये कैसे पता चला, कैसे एंजाइम बहुत ज्यादा हाई रेट
रिएक्शन की कर देते हैं, तो उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सप्लेन करने में इसी में ये सारी कहानी बताई गई। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ न कुछ एग्जाम में आने की संभावना है। अगर इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर देना हो तो क्या आंसर दोगे? ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? इसके आगे आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। ये आंसर है। क्या आंसर है? रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर है। एंजाइम हाई रेट करते हैं कैसे? तो क्या आंसर दोगे? रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैसे वो अभी आगे देखेंगे। कह रहा टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। क्या? एक्टिव साइट केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू रिएक्शन। जब कभी केमिकल कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में, तो जिस केमिकल को कन्वर्ट करते हैं उसको हेंस एंजाइम, जो कि क्या होगी? प्रोटीन विद क्या? उसी में क्या मिलेगा? तो ये आपके काम की लाइन है। प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल में ही क्या मिलेगा? एक्टिव साइट। यही कन्वर्ट करेगी सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट में। रिएक्शन दे दिया, कोई मतलब नहीं। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड। सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेगा? एंजाइम से। कहाँ बाइंड करेगा? सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट क्या है? कोई क्लेफ्ट या पॉकेट है। सबस्ट्रेट हमेशा डिफ्यूज होगा किधर की तरफ? एक्टिव साइट। 10 यहाँ अनिवार्य है। ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य, बनना ही बनना है। क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा है? ये ट्रांजिएंट, परमानेंट नहीं बने रहेंगे। ड्यूरिंग द स्टेट, जब सबस्ट्रेट किससे बाउंड होगा? एंजाइम, तो क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, बनेगी ही, बस वो परमानेंट नहीं होगी। जल्दी ही क्या होगा? कुछ ना कुछ बांड या तो बनेंगे या तो टूटेंगे, और फिर हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। कहाँ से? एक्टिव साइट। दूसरी भाषा में कह रहा है, इसी बात को समझो कि सबस्ट्रेट बदल गया है किसमें? प्रोडक्ट में। पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? तो बीच में कौन सी फेज आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू? तो आंसर देंगे ट्रांजिशन स्टेट। देयर कुड भी, हो सकता है बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट हों बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट दैट, क्या? सभी इंटरमीडिएट जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे? अब कह रहा है स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? तो स्टेबिलिटी का खेल एनर्जी से है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इसके ऊपर लिख दो हाई एनर्जी एंड अनस्टेबल। ये क्या होंगे? इनके हाई एनर्जी होगी और ये क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। कह रहा ग्राफ देख लो, तो ग्राफ देख लिया जाए भाई। जरा इधर देखो बेटा, ये इस जगह ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है। फिर सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ी, कहां गई? और फिर उसके बाद क्या आ गया? तो जरा बताओ, सबस्ट्रेट की ज्यादा है कि प्रोडक्ट की? सबस्ट्रेट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एनर्जी निकल गई है। और अगर एनर्जी निकल गई तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अच्छा, ऐसे अगर ग्राफ बना दिया जाता तो ये सबस्ट्रेट होता, ये प्रोडक्ट होता। अब एनर्जी इसकी क्या है? तो क्या है? तो ऐसे याद रखोगे, अगर सबस्ट्रेट की ज्यादा है प्रोडक्ट की कम है तो एक्सोथर्मिक, और अगर सबस्ट्रेट की कम है प्रोडक्ट की ज्यादा है तो एंडोथर्मिक। ये 2 बातें याद रखेंगे। चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, दोनों स्थिति में ट्रांजिशन की सबसे क्या होगी? ज्यादा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि इसकी या इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए। किससे? ट्रांजिशन। चाहे एक्सोथर्मिक चाहे एंडोथर्मिक, मैक्सिमम किसके पास होगी? ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। किससे? सबस्ट्रेट से भी और प्रोडक्ट से। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन तक
जो एनर्जी लगती है, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन तक जो एनर्जी लगती है, इसी को कहते हैं क्या? तो ऐसे भी तो कह सकते हो, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन के बीच का जो अंतर है, यही तो अंतर है। इसी अंतर को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो पलट देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो कहोगे डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन। बस एक आखिरी सवाल, जब एंजाइम होता है और एंजाइम नहीं होता है, तो जब एंजाइम नहीं होता है तब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, आगे लिखो हाई, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम तो लिखो लो। बस यही दो क्वेश्चन है आपके, दो ही सवाल हैं केवल यहां। एक्टिवेशन एनर्जी हाई कब और लो कब? कब हाई? विदाउट एंजाइम हाई और विद एंजाइम लो। कह रहा ग्राफ को देखेंगे तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां से टिक करो। अगर आपको दिख रहा होगा किसके बीच? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से तो एक्सोथर्मिक, और प्रोडक्ट की ज्यादा है तो एंडोथर्मिक। तो लिखा है अगर प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, रिएक्शन क्या, और इसका उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। वन नीड नॉट सप्लाई, हमको एनर्जी हीटिंग से नहीं देना पड़ेगा, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट। चाहे एक्सोथर्मिक हो या इसको क्या कहें, और चाहे एंडोथर्मिक हो, क्या कहेंगे? हमेशा सबस्ट्रेट कहां जाएगा? हाई एनर्जी। तो कहोगे क्या? तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या होगी? ज्यादा, और हमेशा ज्यादा तभी होगी जब कुछ ना कुछ क्या लगनी पड़ेगी? एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, ये आया हुआ सवाल है, आपको मिलेगा। ये टिक कर लो, डिफरेंस इन एनर्जी कंटेंट किसके बीच और किसके बीच? कहते क्या हो? एंजाइम हमेशा क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं क्या? एनर्जी बैरियर। तो आसानी से सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। यहां जनरल कहानी लिखी, उसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका काम है। यहां से अभी पेपर देखें, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है, ए बी सी डी ई दिया था और आपसे सही आर्डर पूछ लिया था, तो आपको ये आर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कहां, और फिर किसमें फिट हो जाएगा? एक्टिव साइट। बाइंडिंग से क्या इंड्यूस करेगा? बाइंडिंग कहेगा कि कौन शेप चेंज करे। लिखा है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस एंजाइम, एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा तभी क्या हो जाएगा? टाइटली फिट हो जाएगा। फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम किसके करीब पहुंच जाएंगे? क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और फिर अंतः बांड टूटेगा, बांड बनेगा, फिर क्या बन जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट। स्टेप नहीं भूलेंगे, आया हुआ सवाल है। अंततः एंजाइम रिलीज करेगा क्या? प्रोडक्ट। लेकिन फिर से क्या मिल जाएगा? ये काम की बात है। हार्मोन और एंजाइम में बड़ा अंतर है। हार्मोन अपना काम करने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है, लेकिन यहां देखो क्या लिखा है? फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड, तो साइकिल फिर से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। ये भी खूब इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हमने बताया कि मिनिमम या तो एक या तो दो सवाल आएंगे, ये भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे? तो कहोगे ऐसी कोई भी चीज जो क्या चेंज कर दे या उसकी बाइंडिंग एबिलिटी चेंज कर दे, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट और क्या स्पेसिफिक केमिकल, जैसे टेम्परेचर और पीएच का दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही जाता है। इसका डायग्राम पहले देख लो, देखो क्या लिखा है। ये इधर की तरफ पीएच है, इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देखो अगर आप पीएच बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? मैक्सिमम।
उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो घटने लगेगी। वही हाल देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, कहाँ, उसके बाद बढ़ाओगे तो दो सवाल यहाँ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, पीएच बढ़ाने पर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, ये पहला सत्य है, लेकिन अनंत काल तक नहीं बढ़ती है। एक समय ऐसा आएगा उसके बाद बढ़ेगी नहीं, फिर क्या होगा, घटने लगेगी। तो क्यों घटेगी वो एक्सप्लेन करना है। एंजाइम जनरली फंक्शन करते हैं क्या, चाहे किसका पीएच। एंजाइम सोज क्या, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर पीएच, उसी को क्या कहोगे। कह रहा एक्टिविटी हमेशा घटेगी, चाहे नीचे लाओ और चाहे किसके, इस पैराग्राफ में यही तो मैक्सिमम है। अगर कम करोगे तो भी घटेगी, ज्यादा करोगे तो भी घटेगी। ये हो गया एसर्शन। कह रहा लो टेम्परेचर पर क्यों घटेगी, तो कहोगे एंजाइम टेम्परेरी क्या हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर पर क्यों घटेगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है एंजाइम एक्टिविटी। क्यों, प्रोटीन क्या है, डीनेचर। यहाँ दो एसर्शन रीजन है, दो। क्या पहला सुन लीजिए, लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम एक्टिविटी कम होती है, उसका रीजन अलग है, और हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम एक्टिविटी कम होती है, उसका भी अलग रीजन है। यहाँ दो एसर्शन रीजन है। फिर ये ग्राफ देख लो, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक समय बाद क्या हो जाएगी, फिर ये नीचे नहीं आएगी, ये बनी रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें यही अंतर है। ये देखो बढ़ी, फिर क्या हो गई, नीचे आ गई। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ये मैक्सिमम होगी उसे क्या कहेंगे, और उसके आधा Vmax/2 को क्या कहेंगे, Km। ये माइकल्स कांस्टेंट है, तो Km वैल्यू किसके बराबर है, Vmax/2 के बराबर है। माइकल कांस्टेंट देखो, अगर हम क्या बढ़ाएं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो क्या बढ़ेगी, शुरू में तो बढ़ेगी, फिर अंततः कहां पहुंच जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। ये असर्शन है, नहीं बढ़ेगी, ये असर्शन है। क्यों नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगी, क्यों, तो देखो बिकाज ही लिखा है, विकास लिखा तो बिल्कुल कन्फर्म एसर्शन रीजन। क्या, एंजाइम मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई है, कम, किससे, सबस्ट्रेट से। इसका मतलब सेचुरेशन हो गया है, अब कोई भी क्या नहीं बचा है, फ्री एंजाइम नहीं बचा है, किससे बाइंड करने के लिए, सबस्ट्रेट। और जब सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा तो रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। तो यहां भी एक क्या मिल गया, एसर्शन रीजन मिल गया। एंजाइम हमेशा सेंसिटिव होते हैं किसी स्पेसिफिक केमिकल जो किससे बाइंड कर जाते हैं, वो केमिकल जो एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम को काम न करने दे उसको इनहिबिटर कहते हैं। व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल क्या कर दे, बंद कर दे, क्या, एंजाइम एक्टिविटी, तो उसको कहोगे क्या, और केमिकल को क्या कहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सब पूछा जा चुका, कुछ नहीं बचा है, सारी लाइनें आ चुकी एग्जाम में। जब इनहिबिटर बहुत ज्यादा सेम हो किसके, सबस्ट्रेट के, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इनहिबिट करे क्या, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसको कहेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव। सब रटना है। ऐसा इनहिबिटर जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के जैसा हो उसका नाम क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, किससे, सबस्ट्रेट। ड्यू टू का मतलब ही होता है ये असर्शन रीजन बनेगा। ड्यू टू का मतलब कारण दिया है ना, ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। हमेशा इनहिबिटर लड़ाई करता है किससे, काहे के लिए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। फिर सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा, तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो जुड़ कौन जाएगा, इनहिबिटर। एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन करना है किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का, किसके द्वारा, क्योंकि इसकी बिल्कुल समानता है सबस्ट्रेट से,
और सबस्ट्रेट कौन है? 3 शब्द हैं, भूलना नहीं। एक शब्द है सक्सिनेट, एक शब्द है और एक शब्द है, इसमें कौन सबस्ट्रेट है, कौन एंजाइम है और कौन इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। और एंजाइम कौन है? डिहाइड्रोजिनेज। और इनहिबिटर मेलोनेट। उल्टा मत कर देना। ऐसा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहां यूज किया जाता है? आया हुआ सवाल है, बैक्टीरियल पैथोजेन। इस हेडिंग से पता नहीं क्यों सवाल नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। केवल ऐसे देखना है कितने क्लास हैं, 6। कितने सब क्लास हैं? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कराए तो, या डिहाइड्रोजनेशन, तो जो रिड्यूस है वो और जो ऑक्सीडाइज है वो कोई मतलब नहीं। जो ट्रांसफर करा दे मॉलिक्यूल ग्रुप को, ये ग्रुप यहां जुड़ा था, अब देखो यहां जुड़ गया है, नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर किसका करना है? तो ये याद रखना, हो सकता आ जाए अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सबका कराना है। ये है बांड तोड़ देना। अब कौन कौन से बांड? एस्टर, एथर, पेप्टाइड, सब तो तोड़ डाले हैं, कोई बचा है? इस बार एक पेपर बाद में हुआ था ना दोबारा, उसमें ये सवाल आया था, कौन सा बांड तोड़ा जाएगा। तो कौन सा बांड नहीं तोड़ा जाएगा तो याद रखिएगा, कौन सा तोड़ेंगे? एस्टर, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सब तो तोड़ डाले हैं। लाइएज क्या है? तो ये रिमूव द ग्रुप फ्रॉम एक सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलिसिस। आखिरी में क्या बन जाएगा? तो आखिरी में अगर क्या मिल जाए, डबल बांड बन जाए तो आइसोमेरेज नाम ही पता चल रहा है, ऑप्टिकल या जियोमेट्रिक या आइसोमर बनाए। और लाइगेज क्या है? ये बांड बनाएगा किसके किसके बीच? ये है, ये है, ये है, सब कार्ब। तो कोई खास सवाल यहाँ है नहीं। हाँ, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। यहां जितना लिखा है कुल आ चुका है किसमें? कोफैक्टर में। एंजाइम क्या है? तो आपको पहले से पता है क्या है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां क्या जुड़ जाता है, कहते क्या हो? कोफैक्टर कहते हो। किससे जुड़ जाता है? एंजाइम। और क्यों जुड़ जाता है? कैटालिटिकली यहां एक्टिव लिख लो, वो एक्टिव वहां लिखा है। क्यों जुड़ जाता है? तो कैटालिटिकली एक्टिव करना है। ये देखो यहां एक्टिव लिखा है ना, इसको वहां पहुंचा दो। ऐसे केस में इसमें को फैक्टर जुड़ता हो तो जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसका नाम क्या? कितने प्रकार के कोफैक्टर? तो प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटल आयन, सबके अलग अलग पैराग्राफ दिए हैं, सब याद होना चाहिए। जिसमें प्रोस्थेटिक से एग्जामिनर बहुत खुश है और खूब सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल ये बताओ कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। जितना अंडरलाइन का सवाल ही सवाल है, ये बाकी लोगों से क्या है? अलग है। किस मामले में? टाइटली बाउंड है। किससे? एपो एंजाइम से। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, क्या? पर ऑक्सीडेज और कैटालेज, उनका काम छोड़ दीजिए, इसका काम लिखा उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों के लिए हीम क्या है? हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और हमेशा प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका हिस्सा होता है? फिर ये ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में कर दो, इतने को, ये काम लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा परऑक्सीडेज और कैटालेज के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कौन करता है? तो आंसर देंगे हीम। फिर आ जाओ यहां, कोएंजाइम, ये भी क्या है? लेकिन इनका एसोसिएशन कैसा है? कैसा है? तो कब होगा भैया? जब काम हो रहा होगा तब होगा कैटालिसिस। फिर कह रहा कोएंजाइम, जो को फैक्टर की तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट आ गया, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम क्या होते हैं? जैसे एक कोएंजाइम का नाम NAD है और एक का नाम NADP है। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है बताओगे? NAD किस रिएक्शन में
एज ए को एंजाइम यूज होता है, या किस एंजाइम का? एनएडी किस एंजाइम का को एंजाइम है? ये बताओ, ये दोनों को एंजाइम है कि नहीं? हैं। तो इनके एंजाइम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और दिए एनसीईआरटी में है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, याद रखिएगा, वहां एसिटाइल को एंजाइम ए एंड एनएडी लगा हुआ है, हर जगह देखिएगा रेस्पिरेशन वाले में। तो ऐसे पूछेगा एनएडी को एंजाइम है किसका, तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनको क्या चाहिए, उनकी एक्टिविटी के लिए वो कौन सा बांड बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, किसकी, उसी समय एक या एक से ज्यादा बांड बना देंगे। किससे? ये टिक कर लो। जिंक क्या है? कोई एंजाइम है कि कोफैक्टर है? जिंक क्या है? कोफैक्टर है। किस एंजाइम का? तो ये याद रखिएगा, एनएडी को एंजाइम है किसका? अभी पीछे बताए थे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का। फिर देखो कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है कब? जब कोफैक्टर क्या करते हो? रिमूव करते हो। कहां से? एंजाइम से। इससे सिद्ध होता है क्या? वो एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? ऑफ एंजाइम। देखो जितना इसमें रिकॉर्ड हो गया वो अपलोड कर देंगे, जो बचा उसको अलग से कर देंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेल साइकिल। कच इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इस बार भी 5 क्वेश्चन आए थे सेल साइकिल, 4-5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते। कल मिलेंगे।